हेलो फ्रेंड्स, सो द डफर्स एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आज से जो है वो हम सीरियस नोट पर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। आज से हम लोग जो है वो इंडियन इकोनॉमी का पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं, जो कि मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। हम लोग इजी रहने के लिए जो है वो इन्फ्लेशन ही बोलेंगे। पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो मैं आपका दोस्त गौरव, जो कि आपके लिए ऑसम वीडियोस लेके रेगुलर आता रहूंगा आगे भी, अगर आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या चीज है इन्फ्लेशन के बारे में। तो इसमें सिलेबस में सिर्फ उसके कारण, उसके प्रभाव और उसके रोकने के उपाय, ये तीन चीजें दे रखी है। बट हम लोग जो है थोड़ा सा इसको और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऐड करके और इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें इसको अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा इसमें, मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ये चीज को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आती है उसकी परिभाषा इन्फ्लेशन की। तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जो है वो होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है? कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी, या फिर इसमें कोई एक दो चीजों की नहीं बोली गई है, बहुत सारी चीजें जो है वो, अगर अपनी कंट्री में बहुत सारी चीजों का भाव या दाम उसका एक साथ से बढ़ जाए, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। या फिर मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी। अब मुद्रा की क्रय क्षमता क्या होती है कि कल जो है वो अपन एक दर्जन केले जो है वो 30 रुपए किलो खरीदते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद में वही एक दर्जन केले हमको 35 रुपए किलो में मिलने लग जाए। तो मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ गई कि जो एक दर्जन केले पहले 30 रुपए में आ रहे थे वो आज 35 रुपए में आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी, रिड्यूस होना। ठीक है, तो ये है इन्फ्लेशन की एक परिभाषा। सीधे सीधे शब्दों में शॉर्ट में बोले तो महंगाई का बढ़ना जो है वो इन्फ्लेशन कहलाता है, लेकिन एक्चुअली ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। इसकी सबसे सही डेफिनेशन ये है और ये है। ठीक है, तो ऑप्शंस में ये आपको मिलेंगी डेफिनेशन। तो ये होती है इन्फ्लेशन की परिभाषा की, या तो कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी हो रही है या फिर मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं। तो इन्फ्लेशन के तीन प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहले होते हैं मांग जनित, दूसरा होता है लागत जनित और तीसरा होता है संरचनात्मक। मतलब कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंग्लिश में अगर बोले तो इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं और इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तीन तरह के कारण होते हैं। सबसे पहला होता है डिमांड पुल। उसमें क्या होता है कि वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी या फिर वस्तुओं की आपूर्ति में कमी। मतलब जैसे मार्केट में जैसे सडनली ऐसा हो सकता है कि भाई कोई चीजें जो मार्केट में बिक रही है उनकी मांग में अचानक से बढ़ोतरी हो जाए किसी वस्तु की, या फिर उनकी आपूर्ति में कमी आ जाए। दोनों तरीके से जो है वो क्या होगा, वस्तुओं का भाव बढ़ जाएगा। जैसे अपन इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें मास्क जैसे देखते हैं, आज कोरोना काल चल रहा है, पहले मास्क या सैनिटाइजर को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, उनकी मांग में बढ़ोतरी हो गई। मांग में बढ़ोतरी हो गई तो लोग जो है वो ज्यादा मास्क खरीदने लग गए, ज्यादा मास्क खरीदने लग गए तो मास्क का भाव बढ़ गया। तो ये है मांग जनित इन्फ्लेशन का एक एग्जांपल। इसके अंदर क्या होता है, लोगों के पास में रुपया ज्यादा होता है, मार्केट में चीजों की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो इसको प्रत्यक्ष मांग होती है ये। ठीक है, प्रत्यक्ष मांग मतलब मास्क जो है वो आपको मार्केट में मिल रहा है, उसकी प्रत्यक्ष मांग जो है वो हमारे पास में होती है। तो इसलिए लोगों के पास रुपया ज्यादा, चीजें कम, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको रोकने के क्या उपाय हैं? तो सरकार क्या करेगी, जैसे लोगों के पास में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पैसों का सोर्स क्या होता है, तो सैलरी वगैरह होती है या फिर लोन्स होते हैं। तो सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों का के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार के टैक्स में चला जाएगा, तो पैसे में कमी आ जाएगी, लोग चीजें खरीदना कम कर देंगे, तो मांग में अपने आप कमी आ जाएगी। या फिर लोन्स पे ब्याज बढ़ा देंगे, लोन पे ब्याज बढ़ जाएगा, लोन पे ब्याज बढ़ जाएगा, लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, इधर पैसा कम हो जाएगा, मांग में कमी आ जाएगी, मजदूरी में कमी हो जाएगी, सेम चीज है, सरकारी खर्चों में कटौती कर देगी सरकार। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर चीज की मांग बढ़ रही है तो सरकार उसको आयात कर लेगी। इससे क्या होगा, मार्केट में वो चीज आ जाएगी, मार्केट में वो चीज आ जाएगी तो उसकी मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों मैनेज हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे। जैसे कि ये N95 मास्क के केस में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया मांग जनित। अब आता है लागत जनित। लागत जनित में क्या होता है
कि उसकी इनपुट की लागत में बढ़ोतरी, मतलब कच्चा माल या मजदूरी बढ़ाने के लिए लोगों ने जो है वो आंदोलन कर दिया मजदूरों ने, या फिर कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई, या फिर कोई और चीज जैसे कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। तो जो डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ रही है, लेकिन जिस चीज से वस्तु बन रही है उसकी कीमत बढ़ रही है। इससे क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। सो इसके अंदर क्या हो गया, जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ, डीजल, जैसे डीजल के रेट बढ़ गए, कोयले के रेट बढ़ गए, दवाइयों में बनने वाला कच्चा माल उसके रेट बढ़ गए। तो ये सब चीजें जो है वो लागत जनित इन्फ्लेशन कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, अप्रत्यक्ष मांग होती है। ठीक है, अब इसके रोकने के उपाय क्या हो गए, कच्चे माल पर टैक्स कम कर दिया, जिस कच्चे माल की कमी हो रही है उसका टैक्स कम कर दिया। मजदूरी जो है उसमें संशोधन हो गया, थोड़ी मजदूरी कम कर दी। जो मूल्य हैं बढ़ रहे हैं उन पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया, भाई इसका मूल्य इतना ही रहे। तो ये हो गया इसका रोकने के उपाय। ठीक है, नेक्स्ट आता है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन सॉरी। तो इसके अंदर क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कुछ कमियां होती है, जैसे कि भंडारण और वितरण सुविधाएं जो होती है उसमें कमियां जो होती हैं, उसकी वजह से ये संरचनात्मक इन्फ्लेशन आता है। इसके अंदर क्या हो गया, जमाखोरी, कालाबाजारी, व्यावसायिक समूहीकरण। जमाखोरी क्या होती है, लोग जो है वो कोई ऐसी चीज जिसका दाम भविष्य में बढ़ने वाला है तो उसको जमा करके रख लेते हैं, फिर बाद में सडनली जब उसके दाम बढ़ जाते हैं तो उसको मार्केट में लेके आ जाते हैं। तो ये होता है जमाखोरी। कालाबाजारी क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। उसके बाद में व्यावसायिक समूहीकरण, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो दुकानदार है जैसे, या बहुत सारी कंपनीज जो है वो आपस में मिल जाए, जो भी एक ही प्रोडक्ट बनाती है वो आपस में मिल जाए और उसका मार्केट में प्राइस तय कर देगी। भाई चलो, अगर जैसे प्याज है तो प्याज हम लोग जो है वो इतने रुपए किलो में ही बेचेंगे। तो उसमें क्या होगा, लोगों के पास में कोई तरीका ही नहीं रहेगा, कोई कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, कोई अल्टरनेट भी नहीं है, तो उनको खरीदना ही पड़ेगा। इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसे रोकने के उपाय क्या, सरकार जो है वो इनके खिलाफ कानून बना देती है, तो इसे ये सब चीजें जो है वो रुक जाती है। तो तीन तरह की इन्फ्लेशन पढ़ ली अपन ने, तीन कारण है, मांग जनित, लागत जनित और संरचनात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आता है नेक्स्ट, इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या होते हैं। तो इन्फ्लेशन पे अलग अलग लोगों पे क्या प्रभाव होंगे, तो इन्फ्लेशन के निवेशकर्ताओं पर क्या प्रभाव होगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट में चीजों का दाम बढ़ जाए। तो मार्केट में अपना जो पैसा है वो तो सीमित ही रहता है, सीमित रहता है। तो जो निवेश करता है, जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उनको क्या करना होगा, उनके पैसे का बहुत बड़ा भाग जो है वो डे टू डे की चीजें खरीदने में चला जाएगा। तो निवेश जो है वो, निवेशकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका निवेश कम हो जाएगा। निश्चित आय वर्ग पर भी सेम प्रभाव रहेगा, उनका सारा पैसा जो है वो चीजें खरीदने में चला जाएगा, तो उनके पास बचत जो है वो कम हो जाएगी। ऋणी और ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इंसान ऋणी है, नॉर्मल जो ऋणी है, उसके क्या होगा, ब्याज दरें जो है वो सरकार द्वारा बढ़ा दी जाएगी। तो वो ऋणी जो है वो, उसको ज्यादा पैसा वहां पे ऋण में, ईएमआई में, उसकी ईएमआई जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ऋणदाता पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऋणदाता जो है उसको ज्यादा, उसको ऋण जो है वो थोड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट में लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग कम लोन लेंगे, तो ऋणदाता का ऋण जो है वो कम हो जाएगा। कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषकों पर यही प्रभाव पड़ेगा कि भाई मार्केट में जो है वो चीजें, कृषक जो है वो वहां से चीजें जो खरीद रहे हैं वो उनको महंगी मिल रही है, तो उनको यहाँ पे उनका सामान भी जो है उनको महंगा बेचना पड़ेगा। तो कृषकों की कुल जो मूलतः जो आय होगी वो उसमें कमी हो जाएगी। बचत, बचत पर क्या, पर बचत कमी हो जाएगी, सेम चीज है। भुगतान संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा मार्केट का, क्योंकि बहुत सारे पैसे जो है वो मार्केट में फ्लो होने लग जाएंगे। टैक्सेस, सरकार जो इस पे टैक्स बढ़ा देती है। इन्फ्लेशन पे टैक्स क्यों बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, पैसा को अगर अपने को कम करना है तो उसमें टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो तो पैसा अपने आप कम हो जाता है। उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कच्चा माल महंगा हो जाएगा, कच्चा माल महंगा होने से उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा। तो ये है इन्फ्लेशन के प्रभाव। अगला आता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। यह है अवस्फीति। अवस्फीति का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, मतलब अगर चीजों के दाम कम होने लग जाए तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। एक होता है अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन, ये ध्यान रखना, अवस्फीति और अपस्फीति। अपस्फीति में क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो होती है लेकिन इन्फ्लेशन की रेट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका ये समझ सकते हैं कि जैसे आज इस महीने मतलब जून के महीने में इन्फ्लेशन की रेट अगर जैसे 5% है तो जुलाई में वो 3% हो जाती है, फिर 2.5% हो जाती है। इस तरह से इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसकी इन्फ्लेशन की रेट जो है वो कम हो रही है। पुनर्स्फीति मतलब इन्फ्लेशन या ये अस्फीति होने के बाद
जब अर्थव्यवस्था में वापस से इन्फ्लेशन आती है तो उसको पुनर्स्फीति कहा जाता है। ठीक है, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं पहले, ये फिलिप्स वक्र क्या होता है। फिलिप्स वक्र जो है वो बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच में, या बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच में संबंध को बताता है। इसके अंदर ये क्या बोलता है कि जैसे जैसे बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो इसमें इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप जो है वो कम हो जाता है। क्यों होता है? नॉर्मल सी चीज है, अगर लाइफ में बेरोजगारी अगर अपने इंडिया में बढ़ रही है तो लोगों के पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो लोग मार्केट में सामान नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। ठीक है, ये होता है फिलिप्स वर्क। और लास्ट चीज है अपनी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? अर्थव्यवस्था की पूरी बर्बादी की स्टेज है ये ध्यान रखना। सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि, जीडीपी या ये सब जो बढ़ते हैं, वृद्धि बिल्कुल खत्म हो जाती है। बेरोजगारी जो है वो बढ़ने लग जाती है, अपने चरम पर होती है, और बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि फिलिप्स वक्र जो है वो स्टैगफ्लेशन के टाइम पे लागू नहीं होता है। स्टैगफ्लेशन में बेरोजगारी भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैगफ्लेशन, बिल्कुल मार्केट में बर्बादी की अवस्था है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। तो एक तो होती है थोक मूल्य सूचकांक, 2013 से पहले इसको यूज किया जाता था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेवाएं सम्मिलित नहीं होती है। थोक मूल्य मतलब पहले तो क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं अपन कि मुद्रास्फीति की गणना क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये लोग चीजों का एक बास्केट बनाते हैं, भाई चलो 500 चीजें ऐसी हैं जो कि मार्केट में चल रही है, इसके हिसाब से इनके दामों पे अपन परसेंटेज निकाल के मुद्रास्फीति की गणना करेंगे। तो पहले ये लोग क्या, उनकी होलसेल प्राइस लेते थे। ठीक है, तो इसकी होलसेल प्राइस जो 2013 तक ली जाती थी, इसके अंदर एक तो सर्विसेज या सेवाएं सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके अंदर होलसेल प्राइस ली जाती थी, और तीसरा क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की हुई वस्तुएं ही सिर्फ और सिर्फ ली जाती थी। तो ये इसकी 3 कमियां थी। उसके बाद में 2013 के बाद में क्या हुआ कि उर्जित पटेल साहब आए, उन्होंने बोला कि भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं, हम लोग तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेंगे, मतलब मार्केट की जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से हम लोग इन्फ्लेशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो 2013 याद रखना। इसके अंदर वस्तुएं और सेवाएं दोनों सम्मिलित हैं, और इसमें जो है वो रिटेल प्राइस को लिया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को खुदरा मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखना। अब अपन थोड़े से प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। मुद्रास्फीति व्यवस्था है जिसमें मुद्रा की कीमत घट जाती है, बढ़ जाती है, मुद्रा की कीमत पहले बढ़ जाती है कम, तो इसमें क्या है, मुद्रा की कीमत घट जाती है, मुद्रा की कीमत घट जाती है, ध्यान रखना। और मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति अधिक है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति जो है वो बढ़ जाती है, जिसे बाद में सरकार टैक्स बढ़ा के कम करती है। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की दशा में निम्न में से कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता है? कौन नहीं रहता है भाई, मार्केट में चीजों के दाम बढ़ रहे तो व्यापारियों के मजे आ जाते, व्यापारी वर्ग हानि में नहीं रहता। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? स्टैगफ्लेशन यह है कि जिसमें स्फीति और मंदी दोनों एक साथ बनी रहे और बेरोजगारी भी अधिक होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। मुद्रा अवस्फीति या डिफ्लेशन की धारणा किस थ्योरी के ठीक विपरीत है? तो मुद्रा अवस्फीति की धारणा मुद्रास्फीति के विपरीत है। निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? तो ये है सरकारी खर्चे में कटौती। तो ठीक है गाइस, तो आपको अगर आज का लेसन मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।